देखिए, उत्तर प्रदेश नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है ना। दूसरा है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा है हमारा क्या, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है ना। क्लियर। अब दिया ये क्या है कि पहला हिमालय से, दूसरा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरा क्या, पठारीय प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। मतलब प्रायद्वीपीय पठार का एक ही हिस्सा उधर है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, ठीक है ना। ये क्षेत्र आते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। इनका बहाव उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल द्वारा क्या है, निर्धारित है। और उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, ठीक है ना, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रेहंग, बेलन और धसान उल्लेखनीय है, ठीक। अब यहाँ चीज क्या देखनी है, जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और क्या है, राप्ती। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन है, गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन, ठीक है ना। ये नदियाँ हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लें, जैसे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कौन नदी कहाँ से आ रही है। हिमालयी नदियाँ निम्नलिखित में से कौन है, उत्तर प्रदेश, कौन मैदानी भागों से निकलने वाली है, ठीक है ना, और कौन हमारी कौन है, प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है, ठीक है ना। जैसे आपकी गोमती है, वो फुलहर झील से निकल रही है, पीलीभीत में एक झील है फुलहर झील, उससे निकल रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये 3 जगह से नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में विभाजित हो रही हैं, मतलब विभाजित है, नदियों के क्रम को विभाजित किया गया है। अब इनमें क्या है, हम लोगों को सबके उद्गम के बारे में पढ़ना है और कहाँ कहाँ क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है, और ये 1450 लंबा मार्ग तय करती है, मतलब 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। कहीं कहीं किताबों में 1100 भी मिलता है, कहीं कहीं 1000 भी मिलता है, ठीक है ना। क्लियर। ऐसा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी क्या है, रामगंगा है, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना इत्यादि। और उत्तरी किनारे से मिलने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है ना, उत्तरी किनारे से और दक्षिणी किनारे से, ठीक है ना। क्लियर। आप लोगों को कभी कभी कंसेप्ट ये वो होता होगा, कौन दाएं से मिलती हैं और कौन बाएं से मिलती है, ठीक है ना। क्लियर। ये कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं कि कंसेप्ट क्लियर, कि दाएं से किसको कहेंगे, बाएं से किसको कहेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। जिधर उसका बहाव है, वो बहाव की दिशा में आप खड़े हो जाइए, और जो दायां है बायां है उसी हिसाब से आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है ना। क्लियर। ये चीज है, ठीक। अब यहाँ दिया हुआ है उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, रामगंगा उत्तरी किनारे से मिली, गोमती मिली, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, और दक्षिणी किनारे से जो मिल रही है वो हमारी यमुना है, टोंस है और क्या है, सोन नदी, ठीक है। गंगा, यमुना नदी एवं पौराणिक सरस्वती नदी तीनों कहाँ मिल रही हैं, प्रयागराज में मिल रही हैं। गंगा का उद्गम कहाँ है, गोमुख, गंगोत्री, हिमनद से होता है, ठीक है ना। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी और अलकनंदा संयुक्त धारा क्या कहलाती है, देवप्रयाग कहलाती है, ठीक है ना। क्लियर। देवप्रयाग, जैसे आपको पंच प्रयाग है, पंच प्रयागों के नाम पता हो, ठीक है ना। क्लियर। उसी तरीके से है विष्णु प्रयाग जो है मौलीगंगा और अलकनंदा। इसी तरह हमारा रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में आती है। पूछा जाता है कि गंगा मैदानों में कहाँ पे उतरती है, कहाँ पे उतरती है, हमारा हरिद्वार से, ठीक है ना। उससे पहले जो है पूर्व वो पहाड़ों पे है, ठीक है ना, लेकिन मैदानी क्षेत्र में कहाँ से आती है, हरिद्वार से, ठीक है ना। तो यही प्रश्न है। अगला दिया है बिजनौर जनपद से गंगा उत्तर प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है, बी और बी। बिजनौर से प्रवेश और बलिया से एग्जिट, ठीक है ना। क्लियर।
यही सेम चीज रामगंगा में है कि रामगंगा भी बिजनौर से ही प्रवेश करती है। रामगंगा भी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है ना, क्लियर? गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है ना, क्लियर? कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। ये प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा कि गंगा से रामगंगा या रामगंगा गंगा से कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के नगर कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, आप जान रहे होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा हमारा कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी हमारा किस किनारे? बाएं किनारे पर स्थित है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा कि कानपुर कहाँ है भाई? दाएं किनारे, और वाराणसी हमारा कहाँ? बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी पे आ जाइए तो यमुना नदी का उद्गम बंदर पुंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है ना, वहाँ बंदर पुंछ स्थान है, वहाँ से उद्गम होता है, ओरिजिनेशन। ठीक है ना, क्लियर? यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश कुल 5 राज्यों में। ठीक है ना, कहाँ कहाँ? उत्तराखंड में, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मतलब 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, क्लियर? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से हो करके बहती है। इवन यमुना प्रयागराज में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो रही है, मिल जा रही है संगम में। ठीक है ना, क्लियर? चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। चंबल आप जान रहे हैं कि चंबल हमारा मालवा के पठार से निकल रही है और मालवा के पठार से होती हुई ये यमुना से मिल रही है। कहाँ मिल रही है? इटावा। और इटावा वो क्षेत्र है जहाँ चंबल नदी के द्वारा ज़्यादा गनी अपर्दन हुआ क्षेत्र है, अवनालिका अपर्दन। ठीक है ना, जिसका प्रभाव जालौन और आगरा में भी क्या है? देखा जा सकता है। ठीक है ना, इनके अलावा आप जानिए कि बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। ठीक है ना, बेतवा जो है ये भी आपका किससे है? ये आपका मालवा के पठार से ये भी निकल रही है। ठीक है ना, और ये भी यमुना की सहायक है। और कहाँ मिल रही है? हमीरपुर में। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ध्यान में रखिएगा कि बेतवा नदी पर कई जल परियोजनाएं हैं जिनको आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर? जैसे माता टीला बांध है। ठीक है ना, क्लियर? राज कौन है आपका? ये राजघाट परियोजना। ठीक है ना, माता टीला बांध। ठीक है ना, लक्ष्मी सागर बांध। ठीक है ना, फिर परीक्षा बांध। ठीक है ना, परीक्षा बांध। ठीक, और भी कई हैं। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है? प्रमुख, इनके बारे में आप लोग को जानना है। आगे आइए, बांदा में भुजहा के निकट। ठीक है ना, बांदा में भुजहा है एक जगह। यमुना नदी किससे मिलती है? केन नदी से मिलती है। केन भी सहायक है किसकी? यमुना की। ठीक है ना, और केन जो है वो मेनली बांदा से ही संबंधित भी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर? अब आ जाते हैं, ये तो यमुना नदी के बारे में हो गया और ये प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ दे दिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौन सी नदियों के बारे में जान लीजिए कि गंगा है, उत्तराखंड से उद्गम हो रहा है। ठीक, इतने लंबाई है। अगर लंबाई के क्रम पे देख लें तो हमारे यहाँ गंगा सबसे लंबी, यमुना दूसरे नंबर पे, घाघरा तीसरे नंबर पे, चंबल चौथे और 5वें नंबर पे कौन है? सोन है। ठीक है ना, क्लियर? अगर वही हम लोग राप्ती नगर देखें, ये राप्ती नदी तो कहाँ से आ रही है? नेपाल से। बेतवा मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, गोमती, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के बांदा से, मध्य प्रदेश से ही आ रहा है लेकिन बांदा से प्रवेश हो रहा है। टोंस मध्य प्रदेश, ठीक है ना, और शारदा उत्तराखंड से। ठीक है ना, ये नदियाँ हैं। अब ये नदियों में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में दिया हुआ है।
ठीक है ना। उन झीलों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले नदियों के बारे में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। आप देखते होंगे कि यमुना जो है, क्लियर, वो ऐसे आती है, इस तरीके से आती है, ठीक है ना। यहाँ से आती हुई ये यूं आई है, ठीक, और कहाँ मिल रही है, मिल जाती है प्रयागराज में। तो एक चाप टाइप का बना रही है, ठीक है ना, और वृहद चाप बना रही है, जिसको कहा जाता है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी कहाँ है, जालौन है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया। हमीरपुर और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद रामगंगा नदी आप जान रहे हैं कि ये हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का एक जिला है, ठीक है ना, उसमें दूधा टोली श्रेणी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कभी कभी श्रेणियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले क्लास में हम लोग कैमूर पहाड़ियाँ, सोनाकर पहाड़ियाँ, ये सब पढ़े थे, ठीक है ना। इसी तरह दूधा टोली श्रेणी कहाँ है, तो कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश। पौड़ी गढ़वाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन राज्य पूछ लेता है, ठीक है ना, क्लियर। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है, ठीक है ना। कार्बेट नेशनल पार्क का भी वर्तमान नाम क्या रख दिया गया है, रामगंगा नदी, ठीक है ना, वह रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसी तरह रामगंगा नदी कालागढ़ बांध, ये कालागढ़ बांध है, ठीक है ना, क्लियर। कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और ये ध्यान रखिएगा, कालागढ़ पे इस बार पीसीएस में भी प्रश्न था, लास्ट पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, कालागढ़ आया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो कालागढ़ जैसा ही कुछ था, आप देख लीजिएगा, लेकिन कालागढ़ ही था, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक, क्लियर। तो रामगंगा नदी कालागढ़, ठीक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड निकट बिजनौर जिला से मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब आते हैं शारदा नदी पर। शारदा नदी जो है, ठीक है ना, का उद्गम कहाँ है, कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। कुमायूं आप जान रहे हैं उत्तराखंड का क्षेत्र है, ठीक है ना। ये मिलाम ग्लेशियर, ये पूछा भी गया प्रश्न है, मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, से होता है शारदा नदी, ठीक। और इसे पहले क्या कहते थे, काली गंगा कहते थे या गौरी गंगा कहते थे, ठीक है ना। शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है, काली गंगा और गौरी गंगा, ठीक है ना। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में, वहीं से इसका उद्गम है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे बंदरपुंछ में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का, ठीक है ना, मिलाम ग्लेशियर से शारदा का, ठीक है ना, और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का, ठीक है ना, क्लियर, उद्गम। उसके बाद शारदा नदी पीलीभीत नेपाल में सीमा निर्धारित करती है, ठीक है ना। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े होकर के, मतलब विसर्ग मार्ग तय करती है। होने वाली नदी कौन है, शारदा नदी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसकी विशेषता को लेकर कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, शारदा। मतलब किस नदी में, उत्तर प्रदेश की विसर्पण का गुण पाया जाता है। तो विसर्पण का गुण किस में पाया जाता है, शारदा नदी में। मिलाम हिमनद से कौन निकलती है, शारदा रिवर निकलती है। ये दो फैक्ट तो याद रखिएगा, बाकी याद रखिए ना रखिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि सांप की भाट टेढ़ी मेढ़ी, और हमारा कौन, मिलाम ग्लेशियर, और इसके अलग नाम काली गंगा और गौरी गंगा, ठीक। आगे आते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद, ये तिब्बत में है, मापचा चुंगो, ठीक है ना, वहां से होता है। और घाघरा नदी की सहायक नदियां कौन है, कर्नाली रिवर, सिख रिवर, ठीक है ना, पीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो घाघरा की सहायक है, ठीक है ना, ससरी रिवर्स है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा, ठीक है ना। घाघरा नदी को क्या कहा जाता है, सरयू नदी वही है, स्थान पे अलग अलग, जैसे अयोध्या में इसको क्या कहते हैं, सरयू कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर, यही चीज।
अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 10-80 किलोमीटर, ठीक है ना, प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट किससे मिल रही है? गंगा से मिल जा रही है, छपरा में मिल रही है, ठीक है ना, क्लियर। छपरा से थोड़ा सा पहले जो है आप देखेंगे बिहार में ये गंगा नदी से मिल जा रही है। उसके बाद राप्ती नदी, ये प्रश्न आया भी हुआ है, रकुमकोट, कहीं कहीं रुकमकोट भी वो होता है, ठीक है ना, रुकुमकोट। रुकुमकोट नेपाल में स्थित है। रुकुमकोट जो है ये वहां से इसका उद्गम होता है, किसका? राप्ती। और राप्ती नदी के किनारे ही कौन शहर स्थित है? गोरखपुर, ठीक है ना, क्लियर। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी कौन है? रोहिणी, ठीक है ना, वहाँ रोहिणी बाग भी है उस हिसाब से। राप्ती और घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। बरहज जो है देवरिया में स्थित है, ठीक। और वहीं राप्ती और किसका? घाघरा नदियाँ मिलती हैं। हालांकि आपको ये जानना है इसमें कि रुकमकोट और प्लस किस? गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? आपका इसके, ठीक है ना। आगे आते हैं चंबल नदी। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है ना, और इसका जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जाना पाव पहाड़ियों से है, महू मध्य प्रदेश से, ठीक। चंबल की सहायक नदियों में आ जाती है काली सिंध, पार्वती, बनास रिवर, काली सिंध, पार्वती और बनास रिवर। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि चंबल नदी इन की सीमा निर्धारित करती है, मतलब ये राज्य के किनारे किनारे है। कौन कौन राज्य हैं? एक है हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक, और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी पर बनाए गए बांध निम्नलिखित हैं, ये आप जान रहे हैं। एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप सागर और एक है जवाहर सागर, ठीक है ना, क्लियर। ये आप जानिएगा कि चंबल नदी में गांधी सागर ये कहाँ है? एमपी में। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। लेकिन आपका राणा सागर और जवाहर सागर ये दोनों आपके कहाँ हैं? ये आपके दोनों राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, क्लियर। कि चंबल नदी पे ये तीनों हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 3 लोग गए थे घूमने, एक लोग एमपी में रह गए और बाकी 2 लोग राजस्थान, ठीक है ना, क्लियर। खैर वो अपना अपना टैक्टिस है। फिलहाल में गांधी सागर कहाँ है? गांधी सागर एमपी, और जवाहर और राणा प्रताप कहाँ? राजस्थान, ठीक है ना, क्लियर। और किस नदी पर? चंबल, ठीक है, क्लियर। आगे चंबल नदी में क्या पाया जा रहा है? अवनालिका अपर्दन, जिसको गली इरोजन कहते हैं, और बीहड़ों का निर्माण जो है वो किस पे हुआ है? चंबल के द्वारा ही हुआ है। जो आप चंबल के डाकू सुनते थे, बड़े बड़े बीहड़ों कटाव कर देता था, ठीक है ना, इन्हीं स्थानों पे छिप के रहते थे। तो ये गली अपर्दन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। और ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा पड़ता है? इटावा, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। आगे आइए। अच्छा, जल अपर्दन में ही आपका गली अपर्दन आता है। और जल अपर्दन उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है जल अपर्दन के द्वारा? है जल अपर्दन के द्वारा तराई क्षेत्र है, गोरखपुर वगैरह जहाँ पानी ज्यादा होगी। और जल अपर्दन से गली अपर्दन है, गली अपर्दन में इटावा है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश की झीलें और प्रमुख ताल, ठीक। झीलों के बारे में भी हम लोगों को जानना है। फिलहाल में अभी नदी कंप्लीट नहीं हुई है, नदी देख लिया जाए फिर झीलों के बारे में भी देख लिया जाता है। दिया है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि कहाँ मिल रही है? इटावा, चंबल इटावा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। के बांदा, ठीक है ना। इसी तरह आइए बेतवा नदी। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन जिला एमपी में से मिलती है, ठीक है ना, उद्गम है। और झांसी और अय्या जालौन हमीरपुर से होकर के बहती है। यह नदी हमीरपुर के करीब किससे मिलती है? यमुना से मिलती है, हमीरपुर, ठीक है ना। और इसका संस्कृत नाम क्या है? वेत्रवती, ठीक है ना, वेत्रवती, बेतवा, वेत्रवती, ठीक है ना। संस्कृत नाम सबका आप लोगों को पता होगा, मतलब जो हड़प्पा समय क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्राचीन आर्य संस्कृति वैदिक, उस समय नदियों के बारे में पढ़ा होगा। परुष्णी किसे कहते हैं?
परुष्णी नदी किसे कहते हैं? पुरानी परुष्णी किसको कहते हैं? जिसके किनारे दशरथ ये युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, विश्वामित्र और वशिष्ठ, 10 राज्य युद्ध, रावी नदी। पारुषणी किसे कहते हैं? रावी को कहते हैं। ठीक है ना? ये सब तथ्य याद रखिएगा। ठीक है ना? और पूछे जाते हैं। ठीक, तथ्य है इतिहास का है, लेकिन इतिहास एकदम रटा रहना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है कि कहीं से भी पूछा जाए। देखिए 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, जो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, अच्छी तरीके से तैयार हो। ऐसा नहीं है बाकी का महत्व नहीं है, बाकी का भी महत्व है, लेकिन इनका ज़्यादा रोल हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, आगे आते हैं तो वेत्रवती हमारा क्या है? वेत्रवती संस्कृत नाम है किसका? बेतवा का। बेतवा नदी पे राजघाट बांध है, रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। आगे जानिए केन नदी, हमें और भी बताया है कि इस पर कई सारे हैं। ठीक है ना? वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। केन नदी पे आइए। कैमूर नदी से उद्गम हो, कैमूर पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। कैमूर पहाड़ियाँ आप जान रहे हैं, बघेल बुंदेलखंड, ठीक है ना, क्षेत्र में थी। ये इसे कर्णवती कहते हैं। केन को क्या कहते हैं? कर्णवती। ठीक है ना? शारदा को क्या कहते हैं? काली गंगा या गौरी गंगा, काली गंगा या गौरी गंगा। बेतवा को क्या कहते हैं? वेत्रवती। ठीक है ना? और केन को क्या कहते हैं? कर्णावती। ठीक है ना? ये चीज़ है। उसके बाद आइए, केन नदी यमुना से कहाँ मिल रही है? वो जहाँ बांदा के निकट ही मिल रही है, मतलब बांदा में ही मिल रही है, और बांदा से ही प्रवेश भी है केन का। ठीक है ना? आगे सोन नदी मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। जाहिर सी बात है, सोन नदी के किनारे ही सोनपुर है। ठीक है ना? क्लियर? तो सोनभद्र नाम जो पड़ा है वो सोन नदी के कारण ही है। ठीक? सोन की सहायक नदियों में रिहंद है, कन्हर है, उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है ना? उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद। ठीक है ना? ये सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है ना? क्लियर? इसमें रिहंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक? आगे आइए, गोमती नदी। गोमती नदी हमने बताया था कि पीलीभीत में एक फुलहर झील है। ठीक है ना? और गोमल ताल झील जिसको कहा जाता है, ठीक, वहाँ से निकलती है, उसका उद्गम है। ठीक है ना? क्लियर? प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मैदानी क्षेत्र से निकलती है? तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली कौन नदी है? ये है। ठीक है ना? कौन? गोमती। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी ये जिले हैं, यहाँ से होकर के बहती है, और गाजीपुर जिले में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर में गोमती मिलती है। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ठीक है ना, नगर गोमती नदी के कहाँ किनारे स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? इन नदियों के किनारे स्थित है। ये अपना राजधानी जो है लखनऊ कहाँ है? गोमती नगर के किनारे, मतलब गोमती नदी के किनारे, सुल्तानपुर, ठीक, जौनपुर और ये सब। ठीक है ना? उसके बाद गोमती नदी की सहायक नदियां हैं गचाई, ठीक, सई, जोमकाई, ठीक है ना, बरना, चूहा, ठीक है ना, सरयू, गिरी और कल्याणी और कंथना। ठीक है ना? ये सब सहायक नदियां हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब ये कौन सी सहायक नदियां हैं? ये आपकी गोमती की सहायक नदियां हैं, जिसमें से आपको पूछा जाता है कि सई नदी जो है, सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है वो सई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? जो आंवले के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है ना? ओडीओपी में भी आंवले के लिए प्रतापगढ़ को ही चुना गया है। ठीक है ना? क्लियर? टोंस आते हैं, तमसा नदी इसको कहा जाता है। टोंस का प्राचीन नाम क्या? तमसा। ठीक है ना? यहाँ 2-3 आपको प्राचीन नाम मिल गए, बेतवा का वेत्रवती, ठीक है ना, केन का कर्णवती, ठीक है ना, टोंस का तमसा, टोंस का तमसा, शारदा का काली गंगा, गौरी गंगा, ठीक है ना, काली गंगा, गौरी गंगा, ये याद रखना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? इसका उद्गम
तामाकुंड है, इसी वजह से तमसा नदी कहा गया। ठीक है ना। कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से ये निकलती है, उद्गम है। सहायक नदी इसकी कौन है? बेलन। ठीक है ना। आप हड़प्पा संस्कृति में पढ़े होंगे बेलन घाटी। ठीक है ना। तो बेलन नदी उसी। ठीक है ना। फिर वहाँ है टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। सिरसा एक जगह है, ठीक है ना, जो प्रयागराज में स्थित है। वहीं उद्गम वो मिलन है, संगम है किसका? गंगा और टोंस का। ठीक है ना। ज्ञातव्य है टोंस नाम की एक अन्य नदी है जो यमुना में मिलती है। ठीक है ना। क्लियर। परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो मतलब टोंस दोनों की सहायक है, गंगा की भी है और यमुना की भी है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जो यमुना वाली है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश में कौन वाली प्रवाहित हो रही है? गंगा वाली, जो प्रयागराज के सिरसा में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? सिरसा में मिल रही है। ठीक है ना। क्लियर। अन्य नदियों पे आ जाइए। हिंडन हवाई अड्डा भी है, आप लोग जान रहे हैं। और हिंडन नदी जो है किस नदी के किनारे है? यमुना। ठीक है ना। क्लियर। और हिंडन नदी के किनारे ही हमारा गाजियाबाद है। ठीक है ना। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है ना। इतना जानना चाहिए। सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है ये। ठीक है ना। ऊपरी शिवालिक से, और गंगा यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक क्या है? बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी, कर्मनाशा। ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यह बिहार के कैमूर जिले में कैमूर श्रेणी से कर्मनाशा निकलती है और मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों में बहते हुए बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है ना। क्लियर। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक। चौसा आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है ना। नहीं, आम नहीं है। आप यहाँ चौसा आम तो मतलब एक वैरायटी है ही, हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ एक स्थान है। ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। हुमायूं याद आया? ठीक है ना। उसने युद्ध लड़ा, 4 युद्ध लड़ा था, और 4 युद्ध जो है याद करने का बड़ा अच्छा क्रम है ये, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है ना। कैसे याद कर सकते हैं? उसके बाद ये हुआ हमारा क्या? चौसा के निकट। तो चौसा किस नदी के किनारे? कर्मनाशा। ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है इतिहास में भूगोल घुसा के, हुमायूं द्वारा लड़ा गया। ठीक है ना। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो कर्मनाशा नदी के किनारे, जो गंगा की सहायक है। ठीक है ना। जो गंगा की क्या है? सहायक है। और आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि ऐसा है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कौन बताएगा? प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? प्लासी कहाँ है? प्लासी कहाँ है? प्लासी पश्चिम बंगाल में। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और प्लासी का युद्ध किसके किनारे हुआ था? कहाँ हुआ था? है वहाँ हुगली है, मान रहे हैं, लेकिन हुगली ही बाद में हो जाती है, मिलती है। और नदी का नाम था भागीरथी। ये ध्यान में रखिएगा, भागीरथी नदी केवल उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है ना। वहाँ भी है। ठीक है ना। थोड़े मात्रा में है, लेकिन है। ठीक है ना। वही आगे जा करके गंगा से मिल जाती है, भागीरथी। ठीक है ना। क्लियर। तो भागीरथी नदी के किनारे आपका कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। ठीक है ना। क्लियर। इन चीज़ों को जानिए। आगे आते हैं। मगई नदी गंगा की क्या है? उप सहायक नदी। ठीक है ना। सहायक नदी तो छोड़िए, उप सहायक का मतलब सहायक की सहायक। ठीक है ना। क्लियर। वो मगई। ठीक है ना। कौन नदी? मगई नदी। कुकरेल नदी, कुकरेल आप जान रहे हैं, कुकरेल वन है। ठीक है ना। कुकरेल वन कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है ना। कुकरेल वन कहाँ है? लखनऊ में। और ये गोमती की सहायक है। तो गोमती भी किसके किनारे है? आप जान रहे हैं, लखनऊ गोमती के किनारे बढ़ रहा है। तो कुकरेल नदी, ठीक, गोमती की सहायक नदी है, ये ध्यान में रखिएगा। कुकरेल वन पूछा गया प्रश्न। कुकरेल वन कहाँ? लखनऊ में। कुकरेल नदी गोमती की सहायक। गोमती किसकी सहायक? गंगा की। गोमती किसकी सहायक? गंगा की। ठीक है ना। सई नदी,
सई नदी किसके किनारे? प्रतापगढ़। ठीक है ना। सई किसकी सहायक? गोमती की। ठीक है ना। गोमती किसकी सहायक? गंगा। ठीक है ना। तो कुकरैल लखनऊ, सई प्रतापगढ़। ठीक है ना। और दोनों गोमती की सहायक है। ठीक है ना। क्लियर? ये सब जोड़ लीजिए, एक दूसरे से अटैच कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्लियर? आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ बांध दिए गए हैं जो निम्नलिखित नदियों के किनारे हैं। ये प्रीलिम्स के आपका अट्रैक्शन बन सकते हैं, प्रीलिम्स में आपके बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? जैसे ये दिया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है ना। क्लियर? रिहंद नदी पर है। ओबरा बांध, ओबरा बांध जो है ये रिहंद नदी पर है। ओबरा जल विद्युत गृह भी है। ठीक है ना। क्लियर? आपका ओबरा कहाँ पड़ता है? ये पिपरी है। पिपरी एक स्थान है सोनभद्र जिले में। ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद हमारा माता टीला बांध। माता टीला किस पे है? बेतवा नदी पर है। ठीक है ना। जिसको लक्ष्मी सागर भी, सॉरी उसको राजघाट हो गया है। मूसा खंड, मूसा खंड कहाँ है? कर्मनाशा। ठीक है ना। मूसा खंड कहाँ है? कर्मनाशा पे। जिरगो बांध कहाँ है? चिरगो नदी है। ठीक है ना। अहरौरा गराई नदी, मेजा बेलन नदी। ठीक है ना। क्लियर? अधवा या अधवा किस पे? बखे, इस पे अधवा, सिरसी, बखेर, परीक्षा, बेतवा। मतलब ये आपको देखिए याद करने पड़ेंगे, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ एक है गोविंद सागर जो सहजाद नदी पर है। कहाँ है? ललितपुर में। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है ना। तो वो कहाँ है? रिहंद पे, पिपरी, सोनभद्र पे। ठीक है ना। क्लियर? ये ध्यान में रखना है। तो इन जगहों के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय है। जैसे यहाँ संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय क्या है? खलीलापुर। ठीक है ना। क्लियर? पटरौना कहाँ का है? सिद्धार्थनगर, वो आपका कुशीनगर। और नौगढ़ कहाँ का है? सिद्धार्थनगर। ठीक है ना। तो ये क्या है? जिला मुख्यालय है। इसी तरह रॉबर्ट्सगंज भी जो है वो कहाँ का जिला मुख्यालय है? वो हमारा सोनभद्र का है। ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए। इसी तरीके से हैं ये, इतने आपको याद करने हैं। ठीक है ना। जिन्हें आप याद कर लेंगे आई थिंक। ठीक है ना। बहुत आसान है, पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। और याद करते रहिए, इम्तहान इसी तरीके से निकलेंगे। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए। यहाँ है आपको कौन? एक झील, झीलों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आपका यूपी का मैप। ठीक है ना। और यूपी के मैप को आप बार बार देखते रहेंगे तो जिले वाइज आपको झीलें भी क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है क्या कि गोरखपुर से शुरू करते हैं रामगढ़ ताल। ठीक है ना। तो रामगढ़ ताल है। गोरखपुर के बाद आप आएंगे संत कबीर नगर में। ठीक है ना। संत कबीर नगर में बखिरा झील। बखिरा झील एक गोपुर झील का उदाहरण है। ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा कि बखिरा जो है ये हमारे किसमें? रामसर साइट्स में आ गया है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स क्या है? ये आर्द्र भूमियाँ हैं। 1971 में रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण की बात करी गई। ठीक है ना। उसी से रिलेट करके हम लोगों ने उसी के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बनाया और एक जगह वो की और साइट्स का निर्धारण किया जिसे हम लोग रामसर कहते हैं। ठीक है ना। तो रामसर ईरान के नाम से पड़ा है। रामसर ईरान में एक स्थान है। ठीक है ना। और कब सम्मेलन हुआ था? 1971 में। ठीक है ना। तो रामसर साइट है। कोई भी साइट में अगर आ जाते हैं ये, तो वो सुविधा हर तरह की देख रेख, संरक्षण, कंजर्वेशन, ये उससे संस्था के द्वारा क्या होती है? प्रदत्त होती है। तो उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स में हमारा बखिरा भी शामिल है जो संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं दरवन झील। दरवन झील आपकी कहाँ है? ये अम्बेडकर नगर में। ठीक है ना। अम्बेडकर नगर में है। उसके बाद गोंडा हमारा है। गोंडा में पार्वती अर्गा ताल है। पार्वती अर्गा ये जो है पक्षी विहार भी है। ठीक है ना। क्लियर? तो पार्वती अर्गा ताल भी है और पार्वती अर्गा पक्षी विहार भी है। चित्तौरा झील ये कहाँ है? ये बहराइच में है। ठीक है ना। बहराइच। ठीक। उसके बाद हमारा क्या है? लखनऊ। लखनऊ में करेला झील।
करेला झील के साथ एक और झील है जिसका नाम है इतौजा झील, ठीक है ना। करेला और इतौजा, करेला और इतौजा, इतौजा झील, ठीक है ना। और वन देखें तो कौन सा वन, उकरेल वन, ठीक है ना, जो उकरेल नदी के किनारे है, जो अब केवल नाला रह गई है, ठीक है ना। कभी नदी हुआ करती थी, अब उकरेल इतना प्रदूषित क्षेत्र हो गया है, ठीक है ना, वन क्षेत्र वहाँ हटने लगे, ठीक है ना, और केवल एक नाला जो है वो बहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, और नदी रही नहीं गई है, उकरेल नाला हो गया है, ठीक है ना, और गोमती की भी सहायक है। जैसे आप देखेंगे संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर किस नदी के किनारे है, संत कबीर नगर किस नदी के किनारे है, मगहर आपने देखा है, मगहर से ही आपका संत कबीर नगर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है आमी नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, आमी नदी के किनारे है, ठीक है ना। कभी आप वहाँ जाइए तो आपको दिख जाएगा, जहाँ संत कबीर संस्थान बना हुआ है उसी के जस्ट बगल से एक नदी गुजर रही है, ठीक है ना, सकरी सी, ठीक है ना। काफ़ी वो भी एक समय में प्रदूषित थी और विलुप्त के कगार पे थी, लेकिन कुछ आंदोलन वहाँ के जनता ने किया, ठीक है ना, समाज सेवियों ने किया कि उसके अस्तित्व को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो इस वजह से वो चल रहा है अभी फिलहाल में, ठीक है ना, क्लियर। अब इतनी गर्मी पड़ेगी तो फिर नदी का अस्तित्व कहाँ बचेगा, ठीक है ना, क्लियर। बाकी पक्षियों को भी जल चाहिए, हमारे सिंचाई के लिए भी जल चाहिए, तो कहीं ना कहीं विलुप्तीकरण के कगार पर स्थित है। चलिए आगे आगे देखते हैं करेला झील और इतौजा झील। उसके बाद आइए क्या, कन्नौज। कन्नौज में एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं लाख बाहोसी, ठीक है ना, अलग अलग है, लाख झील है और बाहोसी ताल है, कहीं कहीं साथ में दे देते हैं लाख बाहोसी, ठीक है ना, लाख बाहोसी, ठीक है ना, क्लियर। और सबसे बड़ी चीज है देवरिया ताल, ठीक है ना, देवरिया ताल अभी आ जाए और ऑप्शन में दे दे देवरिया, तो मैक्सिमम लोग कहाँ लिख के आएंगे, देवरिया, क्योंकि देवरिया में स्वयं में एक जिला है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस वजह से देवरिया कहाँ है, ये आपका कन्नौज में है, ठीक है ना, क्लियर। आइए इसी तरीके से आते हैं, इसी तरह है हमारा कानपुर नगर। कानपुर नगर में कौन सी झील है, मोती झील, ठीक है ना, मोती झील। उसके बाद लक्ष्मी ताल और बरुआ ताल, ये कहाँ है, ये हमारा झांसी में, लक्ष्मी ताल और बरुआ ताल, ठीक है ना, क्लियर। महोबा उसी के बगल में, वहाँ है आपका मदन सागर और बेला सागर, ठीक है ना, मदन सागर और बेला सागर झील, ठीक है ना। झील बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आजकल पेपर का स्तर थोड़ा सा अच्छा हुआ है, जब से पेपर 5 और पेपर 6 हुआ है तब से प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही ऐसे आ जा रहे हैं कि बच्चा देख के, ठीक है ना, थोड़ा तनाव में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो उस तनाव को दूर कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, तो वही है बेला सागर और मदन सागर, ठीक, दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं, महोबा में पाए जा रहे हैं। उसके बाद है मोराई ताल, मोराई ताल कहाँ है, फतेहपुर, ठीक है ना। उसके बाद समस्तपुर झील और विसैखा ताल, ये कहाँ है, रायबरेली में। बेती झील ये प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो इसको एक नज़र आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे देखिए, मैंने कल आप लोग को पढ़ाते समय बताया था कि शाहजहाँपुर में एक झील है जिसका नाम है बड़ा ताल, और वो कैसी झील है, गोखुर झील, ठीक है ना। तो कुछ विशेषताएं हैं कुछ की कि जो पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो उनमें से ये विशेषता है, गोखुर झील कौन है, बड़ा ताल और शाहजहाँपुर, ठीक है ना, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए हाँ, देखिए लगभग बराबर ही है, झील ताल थोड़ा सा छोटा स्वरूप मानते हैं, नाम का नहीं अंतर है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तालाब कह लीजिए, जलाशय कह लीजिए, बस नाम का अंतर है। वो परिभाषाएं बहुत दे देते हैं ज्योग्राफी वाले, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है ना, उतना ही है झील और ताल में, ठीक है ना। ताल कह दे रहे हैं लेकिन है वो झील ही, ठीक है ना। छोटे स्तर पे ताल है, बड़े स्तर पे झील है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ ये था कि मीठे पानी और खारे पानी की झील, तो वहाँ कुछ समझाया जा सकता है। जैसे मीठे पानी की झील जो है वो निरंतर बहते नदियों के द्वारा बहती है, बनती है मीठे पानी की,
या ग्लेशियर्स से जो झीलें निर्मित हैं वो हमारी क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। लेकिन जो नदियाँ अपना जल कहीं गिरा रही हैं, किसी झील में गिरा रही हैं, तो वो अपने साथ अवसाद ले आती हैं एंड दैट बिकम सॉल्टी, वो खारा हो जाता है, ठीक है ना, वो खारा झील वो बन जाता है। या समुद्र के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे वाली झीलों को हम लोग जो है क्या कह दे रहे हैं, हम लोग उसको अलग नाम दे रहे हैं। उसको क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम लोग, उसका भी पानी तो खारा ही होता है, क्या है उसको हम लोग केरल में करेवा कहते हैं, ठीक है ना, केरल में क्या कहते हैं, करेवा झील, ठीक है ना, समझ में आया? ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है ना, क्लियर? चलिए केरल में करेवा, आई थिंक थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में उसको डिफाइन कर दूँगा। करेवा जो है वो आपका पीर पंजाल के पार्श्व में पाया जाता है, ठीक है ना, और जो ये सब हैं, ठीक, झीलें करे इधर वाली, इसको पश्च जल कहा जाता है, पश्च जल यानी बैक वाटर, ठीक है ना, आके मतलब जब वो ज्वार भाटा आता है या हाँ हाँ हाँ, उसी से रिलेट करती है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। अब आ जाते हैं किस पे, ये तो उत्तर प्रदेश के बांध हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ दिया हुआ उत्तर प्रदेश के आर्द्र, ये रामसर आर्द्र भूमि स्थल कौन कौन से हैं ये देखिए, यानी रामसर साइट्स में कह भी रहा था, वही से वहाँ भी गई, ठीक है ना, क्लियर। जैसे हमारा दिया है बखीरा, बखीरा कहाँ है, संत कबीर के पास, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हैदरपुर, हैदरपुर कहाँ है, मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर। उसके बाद सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ है, आगरा। पार्वती अर्घा अभी हम लोग बात भी की है, गोंडा में, ठीक है ना। समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में है, ठीक है ना। और समसपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, नवाबगंज उन्नाव में, नवाबगंज एक जगह है कानपुर में भी है, ठीक है ना। लेकिन नवाबगंज पक्षी विहार अगर आ जाए तो इसका नाम अब बदल भी दिया गया है, इसका नाम हो गया चंद्रशेखर आजाद। क्या हो गया, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। सरसई नवाब ये जो है हमारा कहाँ है, इटावा में है, इसको भी रामसर साइट दे दिया गया है। और ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा जो है ये आपका नरोरा पे है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऊपरी गंगा ब्रिज घाट से नरोरा तक विस्तार है, ठीक है ना, ये वहाँ है, ठीक, क्लियर। नरोरा आप जान रहे हैं कहाँ है, बुलंदशहर, ठीक है ना, नरोरा कहाँ, बुलंदशहर, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारा दिया हुआ है क्या, ये नदियों के बारे में है, नहीं परियोजनाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं एवं जिले, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है क्या कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जैसे रामगंगा परियोजना है, धामपुर रामगंगा नदी, ठीक, रामगंगा काठी बांध, ठीक, ये रामगंगा नदी पर है, ठीक है ना। इनके अलावा शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नदी पर है, बनवासा एक जगह है, ठीक, उत्तराखंड नेपाल सीमा पर है। शारदा नहर भी एक है, और शारदा नहर जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर, ठीक है ना, जो शारदा नदी, शारदा उससे बनी है, ठीक है ना। और शारदा का नाम क्या था, गौरी गंगा और काली गंगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक। गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, आपका ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। जैसे ये संयुक्त परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं भाई कि कौन कौन सी, मतलब भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उसमें गंडक भी आती है, बिहार और नेपाल की। इसी तरह भूटान भारत की पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे चूखा परियोजना,
चूखा परियोजना जो है वो किससे रिलेटेड है? भूटान से, ठीक है ना। आपका ताला परियोजना वो भी किससे है? ठीक। संकोश परियोजना वो भी किससे है? भूटान से। तो ये सब याद होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए तो गंडक परियोजना आप लोग जान गए। गंडक परियोजना के बाद में है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, ये रिहंद पिपरी में है। रिहंद परियोजना कन्हर बांध, ये दूधी कन्हर नदी पे सोनभद्र में है ये, ठीक है ना, क्लियर। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच क्या है? संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। संयुक्त परियोजनाएं बड़ी पूछी जाती हैं। बेलन नदी मिर्जापुर, बेलन घाटी है, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो बेलन नदी मेजर जलाशय बांध उस पर बना है, ठीक है ना, क्लियर। अर्जुन नदी महोबा पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह बिरमा नदी मोहदा बांध, माता टीका बांध, बेतवा पथराई बांध, पथराई नदी, ठीक है ना। पथराई जो है बेतवा की सहायक है, और सुखनाई, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद गोकुल बैराज है जो यमुना पे है, एक पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज, ठीक है ना। पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और ये टॉपिक जो है यही आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है ना, क्लियर। ये झीलों के नाम देख लीजिएगा, कौन कौन सी झीलें हैं प्रमुख, ठीक है ना, इन्हें एक बार देख लीजिएगा, ठीक। और बाकी आप लोग ये टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस के बारे में आएंगे क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ाई, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो छूटेगी, देखा जाएगा तो उसको कवर कर दिया जाएगा। देखिए दिया हुआ है, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। क्वेश्चन पूछा किससे है? ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से, ठीक है ना, क्योंकि हमारे फैक्टर्स हैं। और जोड़ किससे दिया गया है? शरणार्थियों से, रिफ्यूजीज। कि काहे उत्तर प्रदेश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, किसके लिए? रिफ्यूजीज के। कौन से भौगोलिक कारक? देख लीजिए, उत्तर प्रदेश भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है, ठीक। शरणार्थियों को आकर्षित करने के निम्न कारक हैं। पहला क्या? गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण, ठीक, एक विस्तृत उपजाऊ भूमि प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, गंगा यमुना का दोआब जो है एक विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र है, और कृषि उत्पादन के लिए क्या है? गुणकारी है, गुणवत्तापूर्ण, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश की जलवायु, जल उपलब्धता, ठीक, आवास की सुगम दशाएं, रोजगार के अवसर प्राप्त होना, मुख्यतः कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। आप लोग ये जान रहे हैं कि 55% कृषि कर्मकार हमारे यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है ना, 55% से एबव ही, ठीक। दूसरी चीज क्या कि सबसे ज़्यादा अगर अवसर हैं तो कृषि में अवसर है। कृषि के उत्पाद भी सबसे ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ कृषि की जो दशाएं, उपजाऊ भूमि, वो सब यहाँ स्थित है। जल उपलब्धता है अन्य राज्यों की तुलना में, आवास की सुगम दशाएं, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है कि यहाँ के निवासियों में शरणार्थियों के प्रति सहयोग और बंधुत्व की भावना है, ठीक है ना। सहयोग और बंधुत्व की भावना यानी ये कल्चरल फैक्टर, ठीक है ना, क्या कि भाई सहयोग की भावना और बंधुत्व की भावना, मतलब घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या? परिवहन के साधनों का विकास, ठीक है ना, परिवहन के साधनों का विकास है, ठीक। चौथा क्या भाई? सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज हमारे यहाँ हैं। अब ये क्यों नहीं देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज है, सबसे बड़ा वाटरवे हमारे यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हमारे ही यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो परिवहन से तो हम लोग हर ओर से संपूर्ण हैं, ठीक है ना, क्लियर।
और ट्रेनों में भी यहाँ तक कि देखिए कि यूपी बिहार से ही सबसे ज़्यादा भीड़ जाती है, प्रवासी मजदूर। ठीक है ना, क्लियर। तो परिवहन की उचित सुविधा है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद बढ़ता शहरीकरण, आज दुनिया भर का कई सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खुल रहे हैं हमारे, ठीक है ना, इसे थोड़े देर के लिए, हाँ, बढ़ता शहरीकरण, ठीक है ना। और इसके अलावा वर्षा की औसत मात्रा का होना, ठीक है ना, वर्षा सीमित मात्रा में है, अलग अलग क्षेत्रों में जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, तो ये सारी दशाएं जो दिख रही हैं ये आकर्षित करती हैं किनको, शरणार्थियों को। फिर दिया हुआ है निष्कर्ष की उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति मानव के निवास करने के लिए सुगम है, कृषि प्रधान क्षेत्र होने से खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी है, जो शरणार्थियों की को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक। आगे आइए, अब दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित विवरण दें, ठीक। ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2019 का प्रश्न है, ठीक है ना। क्या दिया है, लघु सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण सहित, मतलब इस चैप्टर में इरिगेशन भी है, इरिगेशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में हम लोग समझ लेंगे, ठीक। दिया हुआ है क्या, भूगोलविदों ने सिंचाई परियोजनाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है, एक बृहद यानी ब्रॉड, एक मध्यम यानी मीडियम, और एक लघु यानी स्मॉल या शॉर्ट रेंज, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या है कि इसमें निर्धारित कैसे करेंगे, हाउ टू निर्धारित, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू कैटेगराइज। तो हम लोग 10,000 हेक्टेयर से अगर अधिक भूमि है तो वो उसकी मध्यम, ठीक है ना, मतलब बृहद सिंचाई परियोजना में आएगी। अगर इससे ज्यादा सींचना है, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 से 10,000 के बीच में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे, मध्यम कहेंगे। और 2,000 से कम है तो हम लोग क्या कहेंगे, लघु सिंचाई। और लघु सिंचाई के बारे में ही हम लोगों को क्या करना है, उदाहरण सहित पेश करना है। अब आइए, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत क्या आता है, कुआं, नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन जिसको कहा जाता है, स्प्रिंकलर और इरिगेट पद्धति प्रचलित है, ठीक है ना, क्लियर। प्रदेश में लघु सिंचाई साधन के विस्तृत पैमाने पर कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। प्रदेश सरकार विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देती है। प्रदेश में लगभग 77% सिंचाई कार्य लघु सिंचाई साधनों से किया जाता है। मतलब कितना, 77%, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, ठीक। अब ये देखिए अगला इसमें ये है, लघु सिंचाई में क्या है, निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की। कौन कौन, एक निःशुल्क बोरिंग योजना 1985, ठीक है ना। 19 पहले तो आपने साधन लिख दिया कि कौन कौन सा साधन है, कुआं है, तालाब है, स्प्रिंकलर है, ठीक है ना, और दुनिया भर के। और आपने फिर योजनाओं के बारे में लिख दिया और परसेंट कितना लिखा, 77% हमारे यहाँ हो रहा है। और आपने ये लिख दिया कौन सा, मतलब 2 हेक्टेयर से कम हमारा क्या आ रहा है, लघु आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये चीज आपको जाननी है। फिर आइए, निःशुल्क बोरिंग परियोजना का 85 में, उसके बाद मध्यम गहराई नलकूप योजना ये चलाई गई 2004 में। फिर गहरे नलकूप का निर्माण, उसके बाद चेक डैम निर्माण योजना, उसके बाद आर्टिजन वेल योजना। जैसे आर्टिजन वेल आप लोग जान रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उत्सृत कूप योजना। उत्सृत कूप जानते हैं, नहीं जानते हैं? आर्टिजन वेल्स नहीं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है, उत्सृत कूप नहीं, इन्हीं को कहा जाता है पाताल तोड़ कुएं। क्या कहा जाता है, पाताल तोड़ कुएं। यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, जैसे आपको दिखाई देता हूँ, ये है, इससे बोर्ड पे आते थे सर, बोर्ड पे आ जाते थे नोट्स, ठीक है ना, नोट्स से आते हैं इससे। अच्छा,
इससे आ जाते बोर्ड पे, सीधे आ गए। अभी ओपन होगा। अच्छा ओपन होता है, यस ये ना नो ऐड कर दीजिए सर, वहाँ नीचे, वहाँ हाँ राइट, हाँ ऐड कर दीजिए। ये ना, जैसे ये है आपका क्या, इससे चलेगा तो कह रहे हैं ये क्या पता नहीं। अरे आपने ठीक हो रही है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा क्षेत्र है, ठीक, कौन सा क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में आप अगर ये वाले क्षेत्र देखो तो यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा एक क्षेत्र है जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है ना। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग, वहाँ ग्रेट ही नाम से सब है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जैसे आप एक कंसेप्ट जानते हो कि यहाँ समुद्र है, ठीक, ये कौन सा है, प्रशांत, ठीक है ना, प्रशांत महासागर है। इधर क्या है, इंडियन ओशन। यहाँ आप देखोगे अराफुरा सागर है, ठीक है ना, अराफुरा सागर। फिर इधर तिमोर सागर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको क्या, कार्पेंटेरिया की खाड़ी दिख रही होगी, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। इसको हम लोग ग्रेट, कौन आपको एक और ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, या स्पेंसर की खाड़ी है, दुनिया भर की खाड़ियाँ भी है, ठीक। खैर तो ज्योग्राफी हो गया। यहाँ प्रशांत महासागर है, इसमें आप ये देख रहे हो कि जो इधर का पूर्वी सागर और ये पश्चिमी सागर, पूर्वी सागर में अधिकतर गर्म जल धाराएं, गर्म स्रोत, यहाँ की जो जल होती है वो वाष्पित होकर के क्या होती है, उठती है, वाष्पित होकर के उठी और फिर फाइनली इधर की ओर जब चलेगी तो टकराती है, और टकरा करके इसी साइड में पूरी क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ये वर्षा पूरा होता है, ठीक है ना। जब इधर वर्षा पूरा कर देती है, ठीक, तो इधर का क्षेत्र हरा भरा है, और इधर जो है अपेक्षाकृत क्या, वर्षा कम प्राप्त होती है। पूरा जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया की, उसको कहा जाता है प्यासी भूमि का देश, रेगिस्तान ज़्यादा। आप देख लीजिए कि ग्रेट ईस्टवर्ड, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है ना, फिर आपका कई सारे हैं, गिब्सन है, सिम्पसन है, सैंडी है, ये सब रेगिस्तान आपके पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, जब पानी की कमी है तो दूर करने के लिए क्या, गहरे कुएँ खोदे जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को कहा जाता है क्या, पाताल कोण कुएँ, आर्टिजन बेसिन्स, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, आर्टिजन बेसिन्स। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आर्टिजन बेसिन का यहाँ कुछ कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब आ जाते हैं पुनः उसी चीज़ में, ठीक, जहाँ हम लोग थे, ठीक। ठीक है ना। तो वही यहाँ जो कहा है क्या कि आर्टिजन वेल्स, तो वहाँ आर्टिजन बेसिन भी है अगर, लेकिन पे जैसे दिया हुआ है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, यहाँ फंसाता है, ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब जैसे फंसाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन और ग्रेट बेसिन, दोनों कहाँ है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट बेसिन ये आपका यूएसए में, जिसको हम लोग ग्रेट प्लेन्स भी कह रहे हैं, ग्रेट महान मैदान, ठीक है ना, ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट बेसिन। तो ये कहाँ है, यूएसए में। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन अगर कहा जाए तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये चीज़ें आती हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो वही यहाँ क्या है, आर्टिजन वेल्स, उत्स्रोत कूप, हिंदी में क्या कह रहे हैं, उत्स्रोत कूप या पाताल तोड़ कुएं, ठीक है ना। तो पाताल तोड़ कुएं वो योजना, ठीक। और सामुदायिक ब्लास्ट वेल योजना, ठीक है ना, 2011 में शुरू की गई। और उसके बाद राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, ये कब शुरू की गई, 2012 में शुरू की गई। जाहिर सी बात है कि उस समय एसपी गवर्नमेंट थी लोहिया, ठीक है ना, ये 2012 में आ गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कार्य में कृषि कार्य में वृद्धि लाने, उत्पादन बढ़ाने, पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने
और जल के सदुपयोग सरकार एवं लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तो मतलब दो प्रश्न आपके हो गए। पहला प्रश्न क्या हो गया आया हुआ, एक उन भौगोलिक कारकों को बताना था जो शरणार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं, और दूसरा हमारा लघु सिंचाई परियोजना के बारे में बताना था। तीसरा प्रश्न ये आपका 2020 प्रश्न में आया है। क्या आया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं का वर्णन किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश को इन 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, क्लियर। एक हमारा क्या, एक हमारा है शिवालिक तलहटी, दूसरा हमारा भाबर और तराई क्षेत्र, गंगा मैदान, और ये चौथा दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है ना, क्लियर। ऐसा कुछ इसके में दर्शाया गया है। अब यहाँ देख लीजिए, वैसे तो मेनली हमारा क्या है कि ये शिवालिक वाला जो है ये पहाड़ी भाग है, ठीक है ना, जो सहारनपुर में स्थित है, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि वहीं हमारा हिमाचल टच है, और हिमाचल में क्या है, हिमालय, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये भौतिक प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी मेनली ये 3 जरूर आते हैं। कौन, एक हमारा तराई क्षेत्र, एक हमारा कौन, गंगा यमुना का ये जो मैदानी वाला क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र वाला है, और उसके बाद हमारा ये वाला क्षेत्र जो है ये पठारी क्षेत्र, जिसको बुंदेलखंड, विंध्य और मालवा पठार वाला रीजन है वो, ठीक। अब इसमें आ जाते हैं क्या कि वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में